हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद मनोज शर्मा में। फ्रेंड्स, है मनोज शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर। क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। क्रैश कोर्स पार्ट थर्ड जो है वो हमने क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी से स्टार्ट किया था। देखिए, थर्ड हो गया था। आज हम बात करते हैं क्रैश कोर्स पार्ट फोर्थ की, क्रिमिनोलॉजी के साथ ही क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी के साथ जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमने जो क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी में जो क्वेश्चंस किए थे वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। देखिए, क्वेश्चंस जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उनसे रिलेटेड ही जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो देखिए, क्रैश कोर्स जो है वो एक तरह का एक अच्छा माध्यम मान सकते हैं कि भाई कम समय में जो है आप क्वेश्चंस को जो है रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्रैश कोर्स। क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी, अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र और आहत शास्त्र के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, अपराध शास्त्र पे हमने कल डिस्कस किया था कि अपराध शास्त्र क्या होता है। फिर हमने बात की थी कि भाई दंड शास्त्र क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि भाई आहत शास्त्र क्या होता है, व्हाट इज विक्टिमोलॉजी। चलिए देखते हैं विक्टिमोलॉजी क्या होता है। देखिए, विक्टिमोलॉजी अपराध शास्त्र है जो है वो देखने से पहले जो ये आहत वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, इस आहत वर्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसको भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि आप व्हाट इज विक्टिम, आहत से आप क्या समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आहत जो है, पीड़ित को ही आहत कहा जाता है। यानी पीड़ित वर्ड जो है उसे ही आहत कहा जाता है। यानी सामान्य तौर पर जो है आहत से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी अपराध का शिकार होता है। यानी कोई व्यक्ति है और वो जो है किसी अपराध का शिकार हो जाता है, यानी उसके साथ जो है कोई घटना घट जाती है, अपराध का शिकार कोई व्यक्ति हो जाता है, तो वो व्यक्ति जो जिसके साथ घटना घटी है वो जो है पीड़ित माना जाएगा या फिर आहत माना जाएगा। ये दिया गया है अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र और आहत शास्त्र में आहत की परिभाषा। तो देखिए, आहत की परिभाषा जो है वो हमें कहां पर देखने को मिलेगी। तो देखिए, सीआरपीसी जो है हमारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973, उसकी धारा 2(ब)(क) में जो है आपको आहत की परिभाषा मिलेगी। देखिए, बीच में एक बार आपके पास सीआरपीसी का डायरेक्ट अवेलेबल है तो एक बार देख लीजिए। सीआरपीसी की धारा 2(ब)(क) में जो है पीड़ित शब्द को बताया गया है और आहत शास्त्र में आहत को ही पीड़ित बताया गया है। यानी किसी अपराध का शिकार अगर कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसे जो है पीड़ित कहा जाता है, यानी आहत कहा जाता है, विक्टिम कहा जाता है। अब बात करते हैं आहत के बाद कि भाई आहत शास्त्र क्या होता है। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई आहत का अर्थ पीड़ित। तो देखिए, पीड़ित का ही अध्ययन जो है आहत शास्त्र। यानी आहत शास्त्र हम बात करें, आहत शास्त्र जो है एक अपराध शास्त्र का ही एक भाग है। अपराध शास्त्र होगा तो दंड शास्त्र होगा और आहत शास्त्र होगा। देखिए, अपराध शास्त्र ही नहीं होगा तो ना ही दंड शास्त्र यहाँ पे होगा और ना ही आहत शास्त्र यहाँ पे होगा। तो देखिए, डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। यानी आहत शास्त्र को ही पीड़ा शास्त्र कहा जाता है। देखिए, आहत शास्त्र का सेकंड नेम जो है वो हम पीड़ा शास्त्र भी कह सकते हैं। आहत शास्त्र को पीड़ा शास्त्र भी कहा जाता है। देखिए, आहत शास्त्र में किसी अपराध से पीड़ित व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। यानी किसी अपराध से पीड़ित व्यक्ति है, उसकी मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और जो है हम बात करें उस पीड़ित व्यक्ति की जो कंडीशन है उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो आहत शास्त्र होता है। देखिए, इसे हम मान सकते हैं कि भाई इट इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ विक्टिम सेशन।
यानी ये जो है एक तरह से पीड़ित शास्त्र मान लेते हैं, आहत शास्त्र मान लेते हैं। मुख्य रूप से जो है अपराध के कारणों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी आहत शास्त्र में अपराध के कारणों का पता लगाया जाता है कि भाई पीड़ित को जो है किस कारण से जो है पीड़ित अपराध का शिकार हुआ है, और उस पीड़ित के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है आहत शास्त्र द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये था आहत शास्त्र। अब बात आती है कि भाई एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है हमारे पास कि भाई संगठित अपराध क्या होता है। व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। संगठित अपराध क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि 2 या फिर 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया गया अपराध। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया गया अपराध। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिए कि भाई योजनाबद्ध तरीके से किया गया अपराध। योजनाबद्ध यानी प्लानिंग से किया गया अपराध। यानी संगठित अपराध जो है, ऑर्गेनाइज्ड अपराध जो है वो एक तरह से पहले से ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया गया अपराध। यानी 2 व्यक्तियों का यहाँ पे संगठित अपराध में 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। और सेकंड पॉइंट देख लेते हैं भाई योजनाबद्ध तरीके से किया गया अपराध, यानी उस अपराध को करने के लिए जो है पहले से प्लानिंग की गई हो, योजना बनाई गई हो कि भाई किस तरह से जो है अपराध को कारित करना है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया गया अपराध और योजनाबद्ध तरीके से किया गया अपराध ही संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज्ड अपराध है। आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, ऑर्गेनाइज्ड अपराध क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो आपको ये 2 पॉइंट लिखकर जो है अच्छे से यहाँ पे लिखना है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं कि भाई जो रेकलेस था, रेकलेस के अनुसार रेकलेस ये बोलता था कि भाई 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अंतःक्रिया की जाती है, और उस अंतःक्रिया से जो अपराध होता है वो जो है संगठित अपराध होता है। ये परिभाषा है संगठित अपराध की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं संगठित अपराध के बाद। सफेद पोश अपराध क्या होता है। सफेद पोश अपराध यानी व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होता है। देखिए आपने सुना होगा कि भाई व्यापार व्यवसाय जो होता है उनमें भी जो है कई बार अपराध किए जाते हैं, यानी उच्च प्रतिष्ठा वाले जो लोग होते हैं वो जो है अपनी छवि के पीछे जो है कोई ऐसे अपराध कर डालते हैं अपने व्यापार व्यवसाय के लिए। यानी व्हाइट कॉलर जो क्राइम होता है वो यही होता है फ्रेंड्स कि भाई व्यापार व्यवसाय से जुड़े अपराध जो है व्हाइट कॉलर क्राइम कहलाते हैं। यानी उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा अपनी प्रतिष्ठा की आड़ में किया गया विधि का उल्लंघन ही सफेद पोश अपराध है। यानी बड़े बड़े जो हम मान सकते हैं व्यापारी होते हैं, व्यवसायी होते हैं, वो जो है अपनी उच्च प्रतिष्ठा की छवि के पीछे जो है कोई ऐसा एक्ट कर देते हैं जो कि विधि द्वारा इलीगल होता है, विधि का उल्लंघन कर देते हैं। तो वहां पे जो उल्लंघन किया है विधि का वो जो है सफेद पोश अपराध होता है, व्हाइट कॉलर क्राइम यहाँ पे हम मान सकते हैं। यानी आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई व्यापार व्यवसाय से जुड़े अपराध ही सफेद कॉलर, व्हाइट कॉलर क्राइम, सफेद पोश अपराध होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा कि भाई ओपन जेल क्या होता है, यानी खुली जेल क्या होता है।
ओपन जेल से जो है, खुली जेल से जो है, हम यहाँ पे ये समझते हैं कि भाई यहाँ पे अपराधियों को जो है एक तरह से बांध के नहीं रखा जाता है, यानी उनको जो है मुक्त रखा जाता है, खुले वातावरण में रखा जाता है। एक बार देख लेते हैं, अपराधियों को चार दीवारी में कैद नहीं रखा जाकर मुक्त व स्वतंत्र वातावरण में रखा जाता है। यानी खुली जेल में जो है अपराधियों को जो है मुक्त वातावरण में रखा जाता है, उनको जो है चार दीवारी के अंदर नहीं रखा जाता। यानी खुली जेल में अपराधियों को चार दीवारी में ना रखकर उन्हें मुक्त या फिर स्वतंत्र वातावरण में रखा जाता है। अब यहाँ पे जो पॉइंट नोट करवा रहा हूं मैं, वो पॉइंट नोट कर लीजिए या फिर साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए, काम के बदले पारिश्रमिक दिया जाना, काम के बदले पारिश्रमिक दिया जाना, यानी ओपन जेल में किसी अपराधी द्वारा काम करवाया जाता है तो उस काम के बदले अपराधियों को पारिश्रमिक दिया जाता है, यानी पैसे दिए जाते हैं उस काम के बदले। सेकंड पॉइंट लिखिए, परिजनों से मिलने का अवसर, यानी खुली ओपन जेल में जो अपराधी होते हैं वो अपने परिजनों से मिल सकते हैं, यानी परिजनों से मिलने का अवसर उन्हें दिया जाता है। उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती कि भाई वो परिजनों से नहीं मिल सकते। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, अपराधियों को सुधारने का प्रयास, यानी ओपन जेल में जो है अपराधियों को सुधारा जाता है, उनको सुधारने का प्रयास किया जाता है। और फोर्थ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मान सकते हैं वो देखिए, उनको जो है ओपन जेल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है उन सब के बारे में फोर्थ पॉइंट नोट कीजिए। उन्हें भोजन, आवास, चिकित्सा, शिक्षा, एजुकेशन, ये सब जो फैसिलिटीज जो है उनको ओपन जेल में अपराधियों को दी जाती है। यानी ये पॉइंट जो है इनसे समझ गए होंगे भाई ओपन जेल जो है वो क्या होता है। यानी ओपन जेल में अपराधियों को चार दीवारी के अंदर नहीं रखा जाता, मुक्त वातावरण में उन्हें रखा जाता है। उन्हें परिजनों से मिलने के लिए, यानी घर वालों से मिलने के लिए कोई पाबंदी नहीं होती, वो अपने परिजनों से मिल सकते हैं, उन्हें परिजनों से मिलने का अवसर दिया जाता है। उन्हें भोजन, आवास, चिकित्सा, एजुकेशन की फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई जाती है और अपराधियों को सुधारने का प्रयास भी यहाँ पे किया जाता है। ये थी ओपन जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आहत व्यक्तियों के लिए प्रतिकर, यानी प्रोविजंस, यानी विक्टिम जो लोग होते हैं, आहत व्यक्ति जो होते हैं, उनके लिए जो है क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं हमारे लॉ में। तो देखिए यहाँ पे प्रोविजंस की बात कर लेते हैं कि भाई अपराधी परिवीक्षा अधिनियम जो है, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 5, यानी अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की हम बात करें, उसकी धारा 3 और 4 के अंतर्गत जो है धारा 5 के अनुसार प्रोविजंस ये दिया गया है कि भाई आहत व्यक्तियों के लिए उनको परिवीक्षा पर छोड़ा जाए तथा परिवीक्षा पर छोड़े जाने से पहले जो है उन आहत व्यक्तियों को कितना नुकसान हुआ है, कितनी क्षति पहुंची है, कितनी हानि पहुंची है, वो जो है उनका लाभ भी यहाँ पे दे दिया जाए। अब बात कर लेते हैं सेकंड प्रोविजंस, यहाँ पे सीआरपीसी 1973 की धारा 354 एंड 354A, सॉरी 357 और 357A,
यानी सीआरपीसी की धारा 357 और 357 ए में जो है आहत व्यक्तियों के लिए प्रतिकर के बारे में प्रोविजन दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। ये है आहत व्यक्तियों के लिए जो प्रतिकर के बारे में। अब देखिए क्रैश कोर्स थर्ड और फोर्थ से जो है क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी, अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र और आहत शास्त्र के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्रैश कोर्स पार्ट 5 होगा उसमें जो है हम एक नए सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, यानी आपके क्रैश कोर्स पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड से सीआरपीसी के शॉर्ट क्वेश्चन एंड क्रैश कोर्स पार्ट थर्ड और फोर्थ से जो है क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। शायद इन क्वेश्चंस के अलावा जो है शायद ही कोई एग्जाम्स में पूछा जाए। चलिए फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड इफ यू लाइक वीडियोस प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फ्रेंड्स।